बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 ग्रेविटेशन। अब हम फ़िज़िक्स का एक जो महल होता है ना, एक महल की एंट्रेंस होती है, लॉन होता है, फिर अंदर जाते हैं, उसके बीच में एक अहाता बना होता है, उसका जो सेंटर होता है। अब आप यूँ कह सकते हैं कि हम फ़िज़िक्स के जो महल है ना, उसके हम सेंट्रल पार्ट में जा रहे हैं। ओके। फ़िज़िक्स की दुनिया का सेंटर है ये ग्रेविटेशन। अजीब बात है, मुझे ये बात कहते हुए भी मज़ा आ रहा है और ये काम करते हुए भी। वो ये कि ग्रेविटेशन कितना हैरत अंगेज़ टॉपिक है कि एक 9 का बच्चा पढ़ रहा है, 9 क्लास का बच्चा। ओके। और आपको भी सुन के हैरत होगी अभी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि ग्रेविटेशन या ग्रेविटी वो चीज़ है जो दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन साइंसदानों को, ठीक है, जो गुज़र गए हैं वो भी, जो ज़िंदा हैं वो भी, अब तक के जो ज़हीन तरीन दिमाग पैदा हुए हैं, जो ज़हीन तरीन साइंसदान पैदा हुए हैं, वो भी इसको नहीं समझ सके। अभी भी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई साइंसदान हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा करियर इसको समझने में लगा दिए, लेकिन वो इसको नहीं समझ सके। और एक 9 क्लास का बच्चा भी ग्रेविटी पढ़ रहा है अभी। हैरत अंगेज़ बात है ना कि इतनी आसान है कि एक 9 का बच्चा पढ़ रहा है, इतनी मुश्किल है कि कोई साइंसदान इसको हल नहीं कर पा रहा है। ओके। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ये किसी को समझ ही नहीं आई या इसका मसला हल ही नहीं हुआ ग्रेविटी का, तो फिर ये चैप्टर कैसे बन गया। असल में किसी भी चीज़ की ना एक समझने के लेवल होते हैं, ठीक है, एक लेवल होते हैं। एक किसी चीज़ को समझने का एक इब्तदाई लेवल होता है। जैसे एक इंसान होता है, आप कहते हैं मैं फ़लाँ बंदे को जानता हूँ, आप क्या जानते हैं? आप उसका नाम जानते होते हैं, कहाँ रहता है ये जानते होते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं जानते जितने उसके घर वाले जानते होंगे, फिर घर वालों से भी ज़्यादा उस इंसान को जितनी उसकी वाइफ जानती होगी, ठीक है, उतना तो नहीं जानते होंगे, लेकिन आप कह रहे होते हैं कि हम उसको जानते हैं। तो अपने अपने लेवल होते हैं ना समझ के, ठीक है। तो जिस लेवल पे, बिल्कुल एक इब्तदाई लेवल पे जो इसकी समझ है, ठीक है, वो इस चैप्टर में दी गई है, जिससे आपका तारुफ हो जाएगा ग्रेविटी के साथ, ठीक है। आप यूँ कह सकते हैं कि मैं ग्रेविटी के बारे में जानता हूँ, ठीक है। एक इंसान से एक मुलाकात के बाद भी आप ये कहते हैं कि मैं फ़लाँ बंदे को जानता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो जाता है ना, फ्रेंडशिप भी हो जाती है। बाकी पूरी तरह समझने में शायद पूरी ज़िंदगी भी ना समझ में आए वो बंदा, आप पूरी ज़िंदगी गुजार लें, शायद वो इंसान समझ में ना आए, इतना पेचीदा हो, ठीक है। ग्रेविटी वो पेचीदा इंसान है जिससे साइंसदानों की जब से मुलाकात हुई है ना, ठीक है, बड़े बड़े दिमागों को पी गई है ये, और अभी तक इसकी दास्तान पूरी नहीं हो सकी है, ठीक है। हालांकि जिन दिमागों ने टक्कर ली ग्रेविटी से, वो साइंस की दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन लोग माने जाते हैं। मसलन इसमें अब आप इस साइंस की, फ़िज़िक्स की दुनिया में एक हीरो से कम नहीं है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। तो और नो डाउट कि बहुत ज़हीन इंसान था। इसकी जो जहानत है ना, हम जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना लफ्ज़ प्रोडिजी, ठीक है, या जीनियस, ठीक है, तो ये लफ्ज़ न्यूटन के लिए बिल्कुल जायज़ हैं उसके लिए, क्योंकि ऐसे ज़हीन लोग बहुत कम पैदा होते हैं जितने, और इतने यंग एज में जो इसने कारनामे किए अपने दिमाग से, इतने यंग एज में इतनी साइंसी स्ट्रेंथ, साइंटिफिक थिंकिंग इतनी ज़्यादा बहुत कम लोगों को मिलती है जितनी इसको मिल गई थी। और जो दिमाग था दूसरा, जो ग्रेविटी के मामले में जिसने ग्रेविटी से टक्कर ली, और उसकी टक्कर बड़ी कामयाब टक्कर थी, ठीक है। न्यूटन की टक्कर कामयाब थी, न्यूटन ने ग्रेविटी से टक्कर ली और उसने डिस्कवर किया, ठीक है, एक लेवल तक जो इंसान को बिल्कुल पता ही नहीं था ग्रेविटी के बारे में, तो न्यूटन ने टक्कर ली और न्यूटन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया जो 9 क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, ठीक। फिर एक और उसके बाद जो बड़ी कामयाब टक्कर ली जिस बंदे ने, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन था,
ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम मशहूर है साइंस की दुनिया में। ये दो सबसे बड़े नाम हैं फिज़िक्स की दुनिया में, एक आइजैक न्यूटन और एक एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। ये दो सबसे बड़े हीरोज़ कहे जाते हैं फ़िज़िक्स की दुनिया में, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इन लोगों के फ़िज़िक्स में इनका जो हिस्सा है ना, वो दूसरे साइंसदानों के मुकाबले में अकेले का गिने तो बहुत ज़्यादा काम है इन लोगों का, ठीक है। न्यूटन का काम तो इतना ज़्यादा है कि न्यूटन इस मामले में आइंस्टाइन से ज़्यादा है, क्योंकि न्यूटन के मामले में ना अजीब बात यह है कि एक 9 क्लास का बच्चा, एक फ़िज़िक्स की इब्तदा करने वाला बच्चा जो फ़िज़िक्स की ABC अलिफ बे पढ़ता है, वो न्यूटन से शुरू करता है और यूनिवर्सिटी में जाता है तो भी न्यूटन को पढ़ रहा होता है। अब आप सोचें एक इंसान का कितना काम होगा, आखिर एक शोबे में इतना काम किया है उसने ज़िंदगी ज़ाया नहीं की होगी, ठीक है। एक सेकंड भी शायद वो अपना बहुत ज़्यादा उसका कीमती होगा निकम्मे लोगों के मुकाबले में। उसकी ज़िंदगी का एक सेकंड निकम्मे लोगों की ज़िंदगी पे भारी होगा, ठीक है। जिसने इतना काम किया कि एक स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर एक यूनिवर्सिटी जाने वाला बच्चा, स्कूल वाले से लेकर यूनिवर्सिटी वाला, सारे मोहताज हुए में बेचारे के, ठीक है, उसके न्यूटन के, ठीक है। कि एक स्कूल बॉय से लेकर यूनिवर्सिटी बॉय तक सब उसके इल्म के मोहताज हो गए। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम दूसरे नंबर पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है, ठीक है, जिसने ग्रेविटी से टक्कर ली और उससे अगले लेवल की अंडरस्टैंडिंग दी, ठीक है। न्यूटन ने आपको एक सर्टेन लेवल तक पहुंचा दिया, ठीक है, ग्रेविटी के बारे में एक लॉ दे दिया जो 9th का बच्चा भी पढ़ रहा है। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो लॉ दिया है वो यूनिवर्सिटी के भी लास्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। इसको हम थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहते हैं, ठीक है, जनरल रिलेटिविटी, ठीक है। अभी आपको नाम आए या ना आए रहने दें, इसको सिर्फ सुन लें। वैसे अभी कौन सा आपके एग्ज़ाम में आ रही है, हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि फिर आइंस्टाइन ने जो थ्योरी डिस्कवर की ग्रेविटी के बारे में, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि वो 9 के लेवल पर तो पढ़ाई ही नहीं जाती, ना कॉलेज में पढ़ाई जाती है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी के हायर ईयर्स में या उसको यूनिवर्सिटी की हायर स्टडीज़ में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है। पहले 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं आपने, वो भी न्यूटन की थी, फिर लॉज पढ़े आपने, वो भी न्यूटन के थे। अब ग्रेविटेशन में फिर न्यूटन आ गया। ये असल में इंग्लैंड का था, न्यूटन इंग्लैंड का था। इंग्लैंड एक कंट्री है, बरतानिया, ब्रिटेन, यूरोप का बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है, इंग्लैंड। ये इंग्लैंड का था और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि न्यूटन का लॉ आखिर क्या है जो 9 के बच्चे को भी समझ में आ जाता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बारे में एक थोड़ी स्टोरी बयान की जाती है। अक्सर लोग एक स्टोरी के साथ इसको बयान करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाने के लिए एक स्टोरी बताते हैं, ठीक है। कहते हैं कि न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, एप्पल ट्री के नीचे। ये बात तो सच है कि उसके घर के पास एक एप्पल ट्री है। न्यूटन का घर अब भी मौजूद है इंग्लैंड में, ठीक है, और उसके घर के पास एप्पल ट्री भी है, ये बात सच है। वो अपने घर के नीचे एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था और वहाँ पे बैठ के ये थिंकिंग कर रहा था, और ये वहाँ बैठ के एक ख़ास चीज़ के बारे में सोच रहा था न्यूटन। वो ख़ास प्रॉब्लम ये थी, न्यूटन उस ज़माने में, ये वो दौर था जब न्यूटन सोच रहा था मून के बारे में, ठीक है, कि मून कैसे हरकत करता है। लेकिन सिर्फ मून की हरकत के बारे में नहीं सोच रहा था, असल बात कुछ और थी, असल सवाल कुछ और था। मून बीच में क्यों आ गया इस कहानी में? असल कहानी ये थी, वो समंदर की टाइड्स के बारे में सोच रहा था। टाइड्स का नाम सुना है आपने? समंदर की जो लहरें होती हैं, टाइड्स। वो 14वीं की, अगर आप कराची जाएं तो अक्सर चांद की 14वीं को पुलिस खड़ी होती है सी व्यू के किनारे पर। सी व्यू जो वहाँ का साहिल है, तो वहाँ पे पुलिस होती है, ठीक है। पुलिस अलाउ नहीं करती अंदर नहाने को। पुलिस का काम होता है 14वीं की रात को रोकना, ठीक है। जो जैसे शरारती लोग होते हैं ना और नहाने के बड़े शौकीन होते हैं, ठीक है, तो उनको पुलिस रोकती है 14 चांद की 14 और इसके आसपास को। क्यों? कि हाई टाइड होती है, उस वक्त समंदर चढ़ा हुआ होता है, समंदर का पानी काफ़ी आगे आ चुका होता है, ठीक है।
अपनी लिमिट से, और जब चाँद की 14वीं ना हो, ठीक, पहली दूसरी, ठीक है, तो फिर या 30 तारीख हो तो वो पानी पीछे चला जाता है। हाई टाइड और इसको लो टाइड कहते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है, ऐसा नहीं कि कभी कभार ऐसा होगा और कभी कभार नहीं होगा, ऐसा हमेशा होता है, ये कोई इत्तेफाक वाली बात नहीं है, ठीक है। इनको हम टाइड्स कहते हैं। ये मून के साथ आती हैं और मून के साथ जाती हैं। अब ज़ाहिर है साइंसदान एक होगा न्यूटन जैसा दिमाग, जो उस ज़माने का बहुत ही आला दिमाग था, ठीक है। तो अब ऐसा इंसान सोचेगा तो सही ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका मून के साथ क्या ताल्लुक़ है, हाँ, इन टाइड्स का, ठीक है। तो न्यूटन वाज क्वाइट क्यूरियस अबाउट इट, उसको बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच थी कि आखिर क्यों समंदर का पानी, समंदर, आप अगर टाइड्स को देखें ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल फिनोमेना है ये। टाइड्स को देख के अंदाज़ा होता है कि कोई कुदरत की ज़बरदस्त ताकत है जिसकी वजह से ये हो रहा है। उस वक्त इंसान टाइड्स को देख के दिमाग कुदरती तौर पे, कॉमन सेंस भी जाने लगती है फोर्स की तरफ, ठीक है, कि कैसी ज़बरदस्त फोर्स है जिसकी वजह से टाइड्स पैदा हो रही हैं, ठीक है। तो न्यूटन इन टाइड्स के बारे में सोच रहा था, और जाहिर सी बात है टाइड्स की टाइमिंग मून के साथ है, तो मून का तो माइंड में आएगा ना, ठीक है, कि मून की हरकत और टाइड्स के बारे में एक साथ सोच रहा था। और उस वक्त जो है ना एक एप्पल गिरा, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि उसके सर पे गिरा, ठीक है, दिमाग पे जा लगा उसके, ठीक है। अब उसके दिमाग पे लगा या साइड पे गिरा, ठीक है, बहरहाल मुझे नहीं पता कि, ठीक है, उसके सर पे लगा था कि नहीं लगा था, लेकिन एक बात कंफर्म है, जो आइडिया आया ना वो उसी के सर में आया था, न्यूटन के। सेब के बारे में तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ग्रेविटी दिमाग में जो आके लगी ना, ग्रेविटी का आइडिया, वो ज़ोर से न्यूटन के दिमाग में ही आगे लगा, ठीक है। उसकी वजह यही है कि न्यूटन ने, अब देखें क्या किया ना, असल में न्यूटन के दिमाग में हुआ क्या, ये दो इवेंट, सेब का गिरना, ठीक है, सेब का गिरना, और एक चीज़ के बारे में वो ऑलरेडी सोच रहा था, मून की मूवमेंट, ठीक है। अब फ़ौरन मुझे ऐसा लगता है कि उसके माइंड में ये बात ज़रूर आई होगी, न्यूटन सेकंड लॉ हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा है, ठीक है। अब हमें पता है सेब की वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सेब की वेलोसिटी हो गई मसलन 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये तो वेलोसिटी चेंज हुई है ना, तो सेब ने एक्सेलरेट किया, उसका एक्सेलरेशन जी की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन विदाउट फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेब अगर एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसके पीछे यकीनन फोर्स है। अब ये वो बात है कि सेब के ऊपर फोर्स लग रही है, न्यूटन इससे डिनाई नहीं कर सकता, न्यूटन का माइंड इससे डिनाई नहीं कर सका होगा कि सेब के ऊपर फोर्स लग रही है ना, क्योंकि सेब एक्सेलरेट जो कर रहा है। या तो हम माने कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ गलत है, अगर न्यूटन सेकंड लॉ ठीक है, अगर F=m में सच है, तो फिर सेब पे फोर्स तो माननी पड़ेगी ना, कि नहीं माननी पड़ेगी? माननी पड़ेगी, ठीक है, माननी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो कसम खा रखी है, या फिर वो कसम तोड़ो या ये तोड़ो, ठीक है। अगर वो कसम खाई है तो ये भी खानी पड़ेगी, ठीक है, कि यहाँ पे फोर्स लग रही है, ठीक है। अब न्यूटन का माइंड इससे डिनाई नहीं कर सकता कि इस पे फोर्स लग रही है। अब फोर्स तो उसको मिल गई है, अब वो यही फोर्स तो ढूंढ रहा था ना ऊपर, ठीक है, कि ये, अब उसको दलील चाहिए कि वाकई फोर्स है, सेब के ऊपर फोर्स है, इसकी दलील क्या है? सेब का एक्सेलरेशन है। सेब का एक्सेलरेशन मतलब हम आम जुबान में कहते हैं सेब का गिरना, ठीक है, सेब का गिरना सेब के ऊपर फोर्स की दलील है। सेब का फॉल, ठीक है, सेब का फॉल करना, सेब का फॉलिंग फोर्स की दलील है कि नहीं है। अब उसने क्या किया, न्यूटन के माइंड ने, न्यूटन के दिमाग ने उसको ये कहा कि ये मून भी गिर रहा है, ये घूम नहीं रहा है, ये घूम नहीं रहा है, ये तवाफ़ नहीं कर रहा। उस दौर के सारे साइंसदान मानते थे कि चांद ज़मीन का तवाफ़ कर रहा है, ज़मीन सूरज का तवाफ़ कर रही है, ये इसका कोई तवाफ़ नहीं कर रहा, बल्कि ये गिर रहा है बिल्कुल सेब की तरह। लेकिन अब हम सोचते हैं नहीं भाई, ये तो सेब की तरह नहीं गिर रहा है, ठीक है, सेब तो आके नीचे ज़मीन पे टकराता है, ये तो आगे चला जाता है। अक्ल एतराज़ भी करती है और अक्ल जवाब भी देती है। तो यकीनन न्यूटन की अक्ल ने ये एतराज़ किया होगा
कि भाई ये तो गोल गोल जा रहा है ना, ये नीचे थोड़े गिर रहा है, ये तो गोल गोल जा रहा है, ठीक है, एप्पल तो नीचे आ रहा है। लेकिन फिर अक्ल ने ही जवाब दिया होगा, ठीक है, अक्ल ही जवाब देती है कि अच्छा इसके पास वेलोसिटी है तभी गोल जा रहा है ना। आप सेब को अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दें तो ये भी गोल गोल जाके गिरेगा। जैसे गेंद को छक्का लगता है वो गोल गोल जाता है ना, और ज़ोर से फेंको और गोल जाएगा, और ज़ोर से फेंको तो पूरी ज़मीन की गोलाई के साथ साथ गोल गोल जाएगा, ठीक है। और पूरी ज़मीन की जो गोलाई है, ठीक है, उसके गिर्द गर्दिश करके वापस भी आ जाएगा। मसलन पूरी ज़मीन की अगर हम गोलाई की बात करें, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़ोर से फेंकें, मसलन पहाड़ से खड़े होकर इतनी पावरफुल तोप बनाएं, इतनी पावरफुल तोप बनाएं, ठीक है, वो गोला फेंके यहाँ पे आए, फिर और पावर से फेंके यहाँ पे आए, और पावर से फेंके, अगर आधा रास्ता तय कर ले तो वो गिरेगा नहीं बल्कि गोल गोल घूमेगा। ठीक, फिर भी क्या है, ये गिर नहीं रहा है, ये गिर रहा है, लेकिन क्योंकि ज़मीन गोल है ना, टकरा नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास इल्म था, ठीक है, न्यूटन के पास ज़मीन की शेप का और गर्दिश का और सब का, वो ये बात समझ गया कि मून भी असल में गिर ही रहा है, ये घूम नहीं रहा है, ये गिर ही रहा है। इसके घूमने को असल में गिरना कहना चाहिए, फॉल कहना चाहिए। अगर ये फॉल कर रहा है तो इसका मतलब लाजमी जो सेब, जो कुव्वत सेब को गिरा रही है, जो फोर्स एक सेब को गिरा रही है, वही फोर्स है, सेम बिल्कुल वही फोर्स है जो मून को घुमा रही है, जो असल में उसको गिरा रही है, ठीक है। और इस फोर्स का उसने नाम लिख लिया ग्रेविटी। यकीनन वो जो लम्हा होगा ना न्यूटन का, उसकी ज़िंदगी का बहुत ही खुशगवार लम्हा होगा, जब उसके दिमाग में इतना ज़बरदस्त आइडिया आया, इतना बड़ा आइडिया आया, ठीक है। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई, ठीक है, कि इल्म ऐसी चीज़ है, दरियाफ्त ऐसी चीज़ है, तहकीक ऐसी चीज़ है। और ख़ास तौर पर न्यूटन के बारे में आपको पता है कि न्यूटन साइंस का इतना आशिक क्यों था, या वो इतना ज़्यादा फ़िज़िक्स का दीवाना क्यों था? ये दीवानगी के पीछे असल वजह क्या थी? वो असल में न्यूटन ना, ये बात कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये बात इंग्लैंड के वो लोग जो न्यूटन की लाइफ पे जिन्होंने जो इसकी बायोग्राफीज़ लिखते हैं, ठीक, और उनकी पर्सनल लाइफ पे तहकीक करते हैं, तो ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि न्यूटन असल में इस यूनिवर्स के क्रिएटर के बारे में जानना चाहता था। उसको ये शौक़ था कि मैं क्रिएटर के बारे में जानूं, मैं क्रिएटर को पहचानूं, क्रिएटर के साथ मेरा तारुफ हो जाए, ठीक है। अब आप सोचें कि जिस इंसान का ख्वाब इतना बड़ा हो, अब जब वो कोई चीज़ डिस्कवर करेगा उसको मज़ा तो बहुत ज़्यादा आएगा ना फिर, ठीक है। ये जिस इंसान की तलाश बड़ी होती है ना, ठीक है, उसको उसके इनामात भी बड़े होते हैं। इवन आइंस्टाइन को भी बहुत ज़्यादा लगाव था क्रिएटर से, ठीक है। आइंस्टाइन को भी क्रिएशन के साथ लगाव इसी वजह से था कि क्रिएटर, हम अगर इस दुनिया में अगर हम खालिक के बारे में, हम क्रिएटर के बारे में अगर कुछ जान सकते हैं ना, अगर हम जान सकते हैं तो उसकी बनाई हुई चीज़ों से हम उसकी सिफ़ात को जान सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। तो न्यूटन की जो इंस्पिरेशन थी ना, आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि न्यूटन को कितना क्या लुत्फ़ आया होगा, ठीक है, ये जानकर कि जो फोर्स एप्पल को गिरा रही है वही मून को गिरा रही है, ठीक है। और इस फोर्स का उसने नाम रखा ग्रेविटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि लहरों का क्या हुआ। वो उसको लहरों का जवाब फ़ौरन मिल गया कि इन लहरों को ना, ये लहरें तभी आ रही हैं क्योंकि इनको मून खींच रहा है। अब मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, देखें। अब ग्रेविटी मिल गई ना, कि जी ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक फ़ोर्स है, वो खींचती है। आपने देखा होगा मकनातीस की कुव्वत होती है, ठीक है। मकनातीस रेत में से जो आयरन के लोहे का चूरा निकलता है, इसको आयरन फाइलिंग से कहते हैं, हाँ, लोहे का चूरा पड़ा हुआ हो, हाँ, और मकनातीस हम इस तरफ रखें, मैग्नेट का नॉर्थ या साउथ, मैग्नेट उस तरफ उसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा ना। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि मून और अर्थ के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मून और अर्थ एक दूसरे को खींच रहे हैं।
अब बाकी ज़मीन तो है पहाड़, मिट्टी, सॉलिड चीज़ों से बनी हुई है, और ये जो पानी है ये तो लिक्विड है। ठीक, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिक्विड पे एक्ट करती है ना, तो लिक्विड फ्लो करने लगता है मून की तरफ। वो ऊपर तो उड़ के नहीं जाएगा क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी ज़्यादा है, ठीक है, मून के मुकाबले में। लेकिन मून की ग्रेविटी का असर इस पर ये पड़ेगा कि उसके फ्लो की डायरेक्शन टुवर्ड मून होगी। अगर मून इधर है तो इसकी तरफ होगी, अगर मून उधर है, ठीक है, अगर मून ज़मीन के घूमते घूमते बैक साइड पे चला जाए तो उसकी फ़्लो की डायरेक्शन उस उल्टे तरफ चली जाएगी और पानी साहिल से दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मून की मूवमेंट के मुताबिक पानी साहिल के ऊपर भी चढ़ेगा और इससे दूर भी भागेगा, हाई टाइड भी आएगी, लो टाइड भी आएगी। तो इस तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटी से वो टाइड्स को समझ गया। फिर लॉ ऑफ सिर्फ ग्रेविटी ही नहीं, एक और डिस्कवरी भी न्यूटन ने की। इसी तहकीक में उसको दो बड़े गिफ्ट मिले साइंस के। एक तो ग्रेविटी है, ठीक है, एक तो ग्रेविटी है, और दूसरा जो उसका गिफ्ट है वो था उसका ना कैलकुलस, हम उसको कहते हैं। ये इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। ये 9 के बच्चों को तो इस बात की खबर ही नहीं होती, ठीक है, कॉलेज में जाके पढ़ाई जाती है। एक क्या है, अलजबरा, ये 9 के बच्चे पढ़ते हैं। न्यूटन के फादर का क्या नाम था, ठीक है, ये साइंसी क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी अजीब है, ठीक है, न्यूटन के फैमिली के मामले में, ठीक है। न्यूटन यतीम था, ऐसा था कि इसको ना इसके माँ बाप ने बचपन में ही छोड़ दिया था, ठीक है। इसके बारे में कहते हैं कि इसके माँ बाप इसको घर के बाहर एक तरह से छोड़ के चले गए थे। इसको इसके पड़ोसी ने पाला था जो शायद इसका अंकल था। तो न्यूटन ने न्यूटन की परवरिश और न्यूटन की तालीम उसके सगे माँ बाप ने नहीं की। यतीम था ये, ठीक है। तो ये हैरत अंगेज़ एक बड़ी अजीब बात है, ठीक है। अब आप देखें कि क्रिएटर ने एक ऐसा इंसान बनाया, जिस क्रिएटर ने ही उसको पाला और उसको इतना नॉलेज दिया और इतना सब कुछ दिया, हाँ, जो उसकी उसी की बनाई हुई चीज़ों में से एक चीज़ को डिस्कवर कर गया, ठीक है, और हैरत अंगेज़ चीज़ को डिस्कवर कर गया, और उसको इंटरेस्ट भी, और उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या चीज़ थी, इंस्पिरेशन भी वही, मतलब क्रिएटर आप ही इंस्पिरेशन था, ठीक है, इंस्पिरेशन भी आप था और सब कुछ करने वाला वो आप था, ठीक है। दैट्स अमेजिंग। वो आपके सवाल को सुन के ना एक शेर याद आ गया अल्लामा इकबाल का। फिर उसके बाद ये शेर सुना के, ठीक है, फिर मैं आपको इक्वेशन डिराइव करना सिखाऊंगा इसकी, ठीक है। ये माल व दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवन, बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कि ऐसा नहीं है कि इंसान के रिश्ते उसको पालते हैं, या इंसानी रिश्ते जो है ना इंसान को, या हम लोगों पे भरोसा करते हैं, लोग हमारी मदद करें, लोग हमें सपोर्ट करें, हम हमेशा दुनिया की तरफ देखते हैं, ठीक है। आप देखें सूरह यूसुफ में क्या है, एक यतीम इंसान को अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बना दिया और पैगंबर का रुतबा अदा कर दिया, ठीक है। और इधर एक यतीम इंसान है जिसका कोई वाली वारिस नहीं, उसको अपने माँ बाप का पता ही नहीं, कि देखा भी नहीं कभी माँ बाप को उसने, कि मेरे माँ बाप थे कौन, और वो बड़ा होकर आइजैक न्यूटन बन गया, ठीक है। ये एक मुझे इस पे मौलाना रूम की एक कोटेशन, मुझे एक बात याद आ रही है, ठीक है, कि जो इंसान ना, जिस इंसान की तलाश बड़ी हो ना, ठीक है, उसकी परवाज़ बहुत बड़ी होती है, ठीक है। ये बात मैंने कहनी तो नहीं थी, मैं कह रहा था आपको इक्वेशन की तरफ लाऊंगा, पता नहीं क्यों मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ, आप नाराज़ नहीं होना, बात ऐसी है, ठीक है। आप सोचेंगे सर आप तो टॉपिक वहीं रह जाते हैं और आप कहीं और घूमने चले जाते हैं, ठीक है। अपने यूनिवर्सिटी के ज़माने में ना मैंने एक ये लाइन पढ़ी थी, आप यूँ कह सकते हैं ये भी एक लॉ है, ठीक है। ये बाहर के कानून है, ये दिल के कवानीन है, ठीक है, जो अंदर की इंसान की जो अंदर की दुनिया है ना उसमें अप्लाई होते हैं। वंस आई हैड थाउजेंड्स डिज़ायर्स बट ए वन डिज़ायर टू नो यू, ऑल एल्स मेल्टेड अवे। कहते हैं कि कभी मेरे दिल में हज़ारों ख्वाहिशें थीं, मेरे दिल में हज़ारों ख्वाहिशें थीं, मगर तुम्हें जानने की एक ख्वाहिश में सारी की सारी पिघल गई। किसको कह रहे हैं? क्रिएटर को कह रहे हैं,
यस सर। कि तुम्हें जानने की, तुमसे मिलने की एक आरजू में मेरी बाकी सारी आरजुएं पिघल गईं। यस कि ये एक ख्वाहिश इतनी स्ट्रांग थी मेरी। यस ठीक है। जिस इंसान की तलाश ऊंची होती है ना, उसकी परवाज़ भी ऊंची होती है। जिसकी परवाज़ ऊंची होती है ना, उसके गिफ्ट भी बहुत ऊंचे होते हैं। ठीक है। ये वो लोग हैं कि जो इन छोटे मोटे गिफ्ट्स को, ये प्राइजेज़ वगैरह, ठीक है, ये मुफ्त में भी ना लें। ठीक है। यस इसीलिए आज वो इस तरह के लोग पैदा नहीं हो रहे। और आपको अजीब बात बताऊं, न्यूटन ने काम किस एज में किया है? ये 17 साल की एज में किया उसने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बातें चलती रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी को ना हम साइंस में, पता है क्या होता है, कोई कानून आपने डिस्कवर कर लिया, आपके बाद दिमाग आपके दिमाग में वो बात आ गई है। यस आपके दिमाग ने वो झपट ली बात। ठीक है। आपके दिमाग ने शिकार कर ली। साइंस में इतना काफ़ी नहीं होता कि एक चीज़ आपके माइंड में आ गई। बात तब बनती है जब वो बात आप औरों को भी दिखा सकें। ठीक है। ये किसका शेर था? ठीक है। जो मुझको दिखलाया तूने औरों को भी दिखला दे, ये भी अल्लामा इकबाल का ही शेर था। ठीक है। कि अल्लामा इकबाल का भी यही शेर था। ठीक है। कि या अल्लाह, जो तूने मुझे दिखलाया वो औरों को भी दिखला दे। औरों को दिखलाने का ना जो फिज़िक्स में तरीका है वो ये है कि आप उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज कर दें, यस उसको रियाजी की ज़ुबान में बयान कर दें। रियाजी की ज़ुबान वो ज़ुबान है, चाहे चीन का साइंसदान होगा, चाहे जापान का साइंसदान होगा, ठीक है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का होगा, अमेरिका का होगा, ठीक है, वो उसको समझ लेगा। ठीक है। यस तो रियाजी की ज़ुबान जो कुदरत की ज़ुबान है, ठीक है, इसमें इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो न्यूटन की हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर हम इसको रियाजी की ज़ुबान में चेंज करेंगे। ओके। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ की तरह इधर भी दो बातें हैं। ये असल में दो बातें हैं यस जो एक डब्बे में लिख दी गई हैं। पहली बात यहाँ से यहाँ तक है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहाँ तक एक बात है। ठीक है। चाहे तो इसको भी आप दो कर सकते हैं कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को खींच रही है एक कुव्वत के साथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस के। चाहे तो आप तीन बातें कर लें इसको, लेकिन मैं इसको एक ही बात समझता हूँ। मैं नहीं समझता कि ये तीन बातें। ठीक है। तो इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के बराबर है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात एंड के बाद है, ये एंड के बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है। और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान फासले के, उनके मरकज़ के दरमियान फासले के। पहली बात ये है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को खींचती है एक फोर्स के साथ जो उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट m1 है, ये ऑब्जेक्ट m2 है। ठीक है। m1 m2, m1 का जितना मास होगा और m2 का जितना मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये पहली बात हो गई। ठीक। यस याद करें आप यस वही बात, जब ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा फोर्स होगी। तो ज़्यादा ठीक है। यस कम मास होगा तो कम कम फोर्स होगी। याद आ गई बात? यस ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ एक का नहीं बल्कि दोनों का, इसलिए m1 भी है और m2 भी है। m1 Yes. मल्टीप्लाई बाय m2, इसलिए पहली बात में क्या है, सिर्फ m1 नहीं बल्कि m2 दोनों का बराबर किरदार है। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। ओके ठीक है। अब आगे न्यूटन की आप अगली स्टेटमेंट का अगला हिस्सा सुने आप। ठीक है। अगला हिस्सा सुने। आगे है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके सेंटर्स के दरमियान फासले के। इस फासले को हम आर कह देते हैं। आपकी बुक ने डी कहा है तो चलें डी कह देते हैं, वरना ज़्यादातर दुनिया भर की इक्वेशन में आर होता है। ठीक है। तो हम फ़िलहाल बुक के पीछे बुक को इमाम बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, वरना हालांकि बुक पाकिस्तानी बुक्स इमाम, वैसे भी स्टूडेंट को बुक को इमाम नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। बुक को इमाम नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना।
क्योंकि बुक्स में बहुत गलतियाँ होती हैं। अच्छा देखें, डी है। अब ये जो डी है ना, कहा जा रहा है कि एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब ये डी है ना, ये जो फोर्स है डी के बढ़ने से कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया है। मतलब जब ज़्यादा डी होगा तो कम फोर्स होगी, जब कम डी होगा तो ज़्यादा फोर्स होगी। ठीक है, ऑपोजिट लॉजिक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डी बढ़ेगा तो एफ कम हो जाएगा, डी कम होगा तो एफ बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी बात पूरी नहीं हुई। अभी देर है। ठीक है जी, हम इतनी तो इजाज़त दे देंगे ना आपके, मैं इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख लूँ, क्योंकि आप इतनी बात तो समझ चुके हैं कि डी ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, डी कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। इतनी बात आप मान चुके हैं, मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं कि डी के बढ़ाने से कम होगी, बल्कि डी के बढ़ाने से डी के स्क्वायर गुना कम हो जाएगी। ये क्या है? मसलन आपको स्क्वायर गुना मैं समझाता हूँ। डी आपने 2 गुना किया ना, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये 4 गुना कम हो जाएगी। अगर डी को आपने किया 3, तो 3 का स्क्वायर है 9, फोर्स 9 गुना कम हो जाएगी। अगर डी को आपने किया 4 का स्क्वायर होता है 16, तो एफ फोर्स के 16 टुकड़े हो जाएंगे, 16 गुना कम हो जाएगी। अगर आपने डी को किया 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो फोर्स 25 गुना कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको थोड़ा सा आगे किया तो ग्रेविटी स्क्वायर में ड्रॉप होगी। ठीक है, एकदम उसमें कमी आएगी, उतनी कमी नहीं आएगी जितना आपने हिलाया, उतनी कमी नहीं आएगी। जी हाँ, तेज़ी से आएगी, शार्प चेंज आएगा, स्क्वायर में आएगा। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल चेंज। ठीक है, लीनियर चेंज नहीं, लीनियर चेंज सीधा सीधा होता है। देखें, आप इस बात को समझें, एक होता है लीनियर इजाफा। ये वही बात है, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी होगा, ये लीनियर है। ठीक है, एक होता है एक्सपोनेंशियल चेंज, वो एकदम ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा से सिर्फ ज़्यादा नहीं होगा बल्कि बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे चीज़ों को आग लगती है। आप बताएं, हम माचिस की तीली लगाएंगे, ठीक है, सूखी लकड़ियाँ, तो क्या आग माचिस की तीली के हिसाब से आग लगती जाएगी या बढ़ती चली जाएगी हर सेकंड में? बढ़ती चली जाएगी। हर सेकंड में माचिस की तीली से जितनी आग हमने इनपुट दी थी, क्या उतनी रफ्तार से क्या मोमबत्ती की तरह जलेगी? नहीं। ठीक है, मोमबत्ती तो एक ही रेट से जलती है, लेकिन अगर लकड़ियों का ढेर हो वो एक ही रेट से नहीं जलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आग आगे बढ़ेगी उसका रेट ऑफ फायर बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में इसी तरह डिके भी होता है। ठीक है, चीज़ें इस तरह एक्सपोनेंशियली बढ़ती भी हैं, चीज़ें इस तरह एक्सपोनेंशियली कम भी होती हैं। ठीक है, और इसके मामले में, ग्रेविटी के मामले में, जो इसको जैसे ही आप थोड़ा सा आगे करते हैं ये एकदम नीचे आती है। ठीक है, अच्छा, इसका जो डिके होता है ना वो ऐसे होता है, ग्रेविटी का एकदम नीचे इससे यूँ। ठीक है, ये वाला ग्राफ बनता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, इस तरह यूँ। ठीक है, फोर्स कम होती जाती है। ठीक है, बहुत ही शार्प डिके होता है। इस चीज़ को फिर इसको ये जो दरियाफ्त है न्यूटन की, इसको एक अलग इसका कारनामा माना जाता है। इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ना सिर्फ उसने ग्रेविटी डिस्कवर की, बल्कि उसने ये भी डिस्कवर किया कि ग्रेविटी डिक्रीज़ किस हिसाब से हो रही है। देखिए, ये एक बात है ना दरियाफ्त करने की, कि ग्रेविटी उसने मास की बात तो समझना आसान है। इधर देखें, मैं एक्स पे रेडियस रख रहा हूँ और मैं इधर फोर्स रख रहा हूँ। न्यूटन ने ये डिस्कवर किया कि फोर्स के रेडियस बढ़ाने से ग्रेविटी कम नहीं होगी, ये तो कम ये हो रही है, रेडियस के बढ़ाने से बहुत जल्दी कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, स्क्वायर के हिसाब से कम होगी। बात कुछ समझे कि नहीं? इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं न्यूटन का। दैट इज़ अनदर डिस्कवरी विद इन अ डिस्कवरी। दरियाफ्त के अंदर एक और दरियाफ्त है। फोर्स इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर। ठीक है, इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के।
ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, मिला के एक ही जुमले में लिख दें, ठीक है। तो आपकी क्या आएगा, m1 m2 ऊपर आ जाएगा और d स्क्वायर नीचे आ जाएगा। f इज़ प्रोपोर्शनल टू, इसको बड़ा कर लेते हैं, f इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। और आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट बताता है कितना, याद आया कितना, ठीक है। बात मुकम्मल ही तब होती है जब हमें कितने का पता चलता है। तो यहाँ उसने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये डिस्कवर किया कि g की वैल्यू कितनी होगी। कांस्टेंट होता है g, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल आलमी, पूरे आलम में, पूरी कायनात में ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी का कांस्टेंट, पूरी कायनात में ग्रेविटी का कांस्टेंट। पूरी कायनात में ग्रेविटी एक ही हिसाब से अपना ज़ोर दिखाती है, एक ही हिसाब से अपना ज़ोर दिखाती है। ये नहीं कि किसी सैयारे में, किसी सोलर सिस्टम में, किसी प्लेनेट पर ग्रेविटी अपनी रूटीन से और अपने, जिसको कहना चाहिए ऑर्डर, ठीक है, क्रिएटर के दिए गए ऑर्डर से कम ज़्यादा बिहेव करे या अपना मूड दिखाए। हम इंसान अपना मूड दिखाते हैं ना, ये अपना मूड नहीं दिखाती, ठीक है, ये अपना मूड नहीं दिखाती। ये मास और डी के हिसाब से एक फिक्स एटीट्यूड है इसका, यूँ कहना चाहिए, ठीक है, फिक्स एटीट्यूड है इसका। चीज़ को खींचने के मामले में एक इसका फिक्स पैमाना है, ठीक है, कि इतना मास हो, इतना फासला हो तो मैं इतने ज़ोर से खींचूंगी। ग्रेविटी अच्छी तरह से ये बात जानती है कि कितना मास हो और कितनी दूरी हो। ग्रेविटी बहुत अच्छे से ये बात जानती है कि मैंने चीज़ पे कितना ज़ोर लगाना है, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं जी। ये ना हो कि किसी को फिर ऐसे पकड़ के खींच लेगी, किसी को बोलेगी चल जा, खैर है कोई बात नहीं, तू अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है, बिल्कुल कतई तौर पे इसका मूड नहीं बदलता, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ओके। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपको सुन के बड़ा जो है ना और मज़ा आएगा, ठीक है, कि इसकी वैल्यू कैसी, क्या हिकमत है इसके अंदर। आप इसकी वैल्यू देखें, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आप इस पे ज़रा ध्यान देना, आपको पता चलेगा ये ग्रेविटी का खींचने का जो शौक़ है वो क्या है। शौक़, मैं इसको शौक़ कह रहा हूँ, ठीक है। ग्रेविटी को चीज़ें खींचने का इतना शौक़ है, ठीक है, वो इतने शौक़ से खींचती है। बहुत हल्का सा शौक़ है, ज़्यादा नहीं है। आप देखें 9 ज़ीरो का बनता है 1 अरब 10⁻⁻9 का, ठीक है। फिर 2 पॉइंट और 900 हो गया, सॉरी 9 ज़ीरो का हो गया 1 अरब, ठीक है, तो 100 अरब, ठीक है। 1 न्यूटन से आप इसको 6.67 को चलें आप 10 के या 5 के, चलें 5 के, हम अप्रोक्सीमेटली 5 कर लेते हैं, ठीक है। 5 न्यूटन के आप 100 अरब हिस्से कर लें, कितने, 100। अब आपको पता है 1 न्यूटन फोर्स कितनी कम होती है, बहुत कम होती है। एक सेब है ना, एक सेब तकरीबन 1 न्यूटन का होता है। सेब जो होता है ना, सेब छोटा, नॉर्मल साइज़ का, ज़्यादा छोटा भी नहीं, 100 ग्राम का होगा, और 100 ग्राम की चीज़ तकरीबन 1 न्यूटन फोर्स देती है। तो एक एप्पल तकरीबन 1 न्यूटन का है, ठीक है। तो एक थैली में 5 सेब हों तो 5 न्यूटन फोर्स बन जाएगी ना, ठीक है। तो एक थैली में 5 सेब हैं तो इतनी फोर्स बनेगी। अब एक थैली में 5 सेबों की फोर्स को अब 100 अरब हिस्से कर दें आप, ठीक है, तो 1 मीटर से ग्रेविटी, 1 मीटर से, ठीक है, 1 मीटर से इतने फोर्स के साथ खींचेगी, ठीक है। मैं और वाज़े करता हूँ इस बात को, ठीक है। ये देखें, ये 1 किलो की चीज़ है, ये 1 किलो की चीज़ है, ये 1 किलो की गेंद है, 1 किलो की गेंद है। हम इनको स्पेस में ले गए जहाँ कोई और फोर्स नहीं है, ठीक है। इनके बीच फासला 1 मीटर का है, ठीक है। तो इनको, ये दोनों गेंदें एक दूसरे को खींचेंगी, ज़ाहिर है ग्रेविटी तो होगी। न्यूटन कहता है कि यूनिवर्स में हर मास दूसरे मास को खींचता है, ठीक है।
तो इस हिसाब से F इज़ इक्वल टू G, मैंने M1 भी 1 कर दिए, M2 भी 1 कर दिए और इनके बीच फासला भी 1 का स्क्वायर कर दिए। तो फोर्स अब G के बराबर होगी ना। G की वैल्यू फोर्स कितनी होगी मेरे पास, ये तो सब 1 हो गए, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो फोर्स होगी 6.67 10⁻11 न्यूटन, इतनी फोर्स होगी ना इन दोनों के बीच। अब ये कितनी कम फोर्स है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो ग्रेविटी को कितना कम शॉक होगा 1-1 किलो की चीज़ को खींचने का, तो वो शॉक होगा उसका 5 न्यूटन, यानी 5 सेबों की कुव्वत को आप कितने 100 अरब गुना कम कर दें। इधर मैं बिलियन लगा देता हूँ, ठीक है, 100 बिलियन हिस्से कर लें 5 न्यूटन की फ़ोर्स के, जो नन्ही मुन्नी फोर्स आएगी ये है ग्रेविटी का शॉक। इतनी इजाज़त है ग्रेविटी को खींचने की, कितनी कम है। अगर ये ज़्यादा होती तो क्या हम ज़मीन पे रह पाते? नहीं रह पाते, ठीक है, बहुत बुरा असर होता है। आगे एक चार्ट है, आप देखिएगा उसमें, ठीक है, कि क्या होता है फिर हमारे साथ। अब आप देखें, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको समझ में आ गया, 6.67 10⁻⁻11। तो ये फाइन ट्यून किया गया इसको, ग्रेविटी को इतने शॉक के ऊपर। इससे ज़्यादा इसको शॉक नहीं दिया गया, इससे ज़्यादा शॉक होता काम ख़राब कर देती, ठीक है।